हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ओ, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी पर। क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, अकाउंट्स के बारे में ऐसा हो सकता है कि अभी आप कुछ भी ना जानते हो। मतलब बड़े भाई बहन ने भी कुछ ना बताया अकाउंटेंसी के बारे में। कल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या पढ़ने वाले और अकाउंट्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो वो वहीं से शुरू करूंगा। और आज हम कुछ बेटा बेसिक टर्म्स पढ़नी शुरू करेंगे अकाउंटेंसी का। ठीक है ना जी। भाई, जब हम साइंस पढ़नी शुरू कर रहे थे ना, तो सबसे पहले हमने उसकी बेसिक टर्म्स जानी थी। ठीक है ना, सीधा प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं पढ़ दिए थे हमने। ठीक है ना। सेम बात यहाँ पर है। बेटा, सीधा मैं अकाउंटिंग के कन्वेंशन या प्रिंसिपल्स शुरू नहीं कर सकता। ठीक है ना कहीं बेटा मेरे को बताना पड़ेगा क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा आज शायद समझ में आते हैं, पहले दिन कोई नहीं समझ में आते थे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी चैप्टर नंबर 2 से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है। और आप बाबू इस चैप्टर के नोट्स खुद बनाओगे। ऑल तो बुक में सब कुछ गिवन है, पर हैंड रिटन नोट्स बहुत जल्दी याद होते हैं। ठीक है जी। लिखना कब है ये समझ लो। जब तक मैं बोर्ड पे लिखूंगा कोई कुछ नहीं लिखेगा। जब मैं छोड़ दूंगा और आपको कहूंगा कि अब लिख लो, तभी लिख सकते हो। ठीक है जी। ध्यान सारा समझने में होना चाहिए बेटा, रादर देन कि लिखने में रखे हुए हो। ठीक है, उन नोट्स का भी कोई फायदा नहीं अगर यहाँ पर समझा कुछ नहीं तो। ठीक है। इनिशियली 2-4 दिन में अभी बहुत स्लो चलूंगा। जब आप इन टर्म्स के साथ बहुत फेमिलियर हो जाओगे तो फ्रीक्वेंटली इन टर्म को मैं यूज करूंगा। ठीक है जी। अभी 2-4 दिन बहुत स्लो चलूंगा। एक बात आप, आज जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम पढ़ेंगे कल सब सुनूंगा। ठीक है जी। बात वही है, रूल्स वही है सुनाने के। हिंदी में सुनाओ, अंग्रेजी में सुनाओ, पंजाबी में, भोजपुरी में, वो किसी भी भाषा में सुनाओ, वो आपकी इच्छा। ठीक है जी, जिसमें आप कंफर्टेबल। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है जी। चलो जी, तो वो लिखना शुरू करो चैप्टर नंबर 2। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लो उत्तर इतना लिखो पहले आप। चलो बाबू चलो, फटाफट से लिखो। डेट वही है आज। लोग उत्तर सब सामने देख रहे हैं, अब कोई कुछ लिखेगा नहीं बेटा। मैंने पहली अकाउंटिंग टर्म लिख दी। टर्म का नाम है कैपिटल। अभी आपको ये नहीं पता कैपिटल क्या होती है, मैं बताने जा रहा हूँ कैपिटल क्या होती है। और ये टर्म बार बार बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगी बेटा। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। तो वो लेट सपोज कोई पर्सन है मिस्टर ए। इसने ना बेटा एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, लेट सपोज बिजनेस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, चेयर टेबल्स ये बेचने वाले। ठीक है, मिस्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ फर्नीचर। मिस्टर ए को टेक्निकली अकाउंट्स की भाषा में हम बोलेंगे बेटा प्रोपराइटर। अकाउंट्स की भाषा में मिस्टर ए को बोलेंगे हम प्रोपराइटर, यानी कि जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है हम उसको प्रोपराइटर बोलते हैं एज पर अकाउंट्स। और यही बात अगर मैं बिजनेस स्टडीज में चला जाऊं तो वहां हम बोलते हैं इसको बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, टेक्निकल वर्ड इज एंटरप्रेन्योर, सिंपल भाषा में बोलेंगे बिजनेसमैन। ये बिजनेस स्टडीज में बोलेंगे या बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे। अकाउंट्स में बोलेंगे प्रोपराइटर है मिस्टर ए। ठीक है, इस फर्नीचर का मान लो इसकी फर्म का नाम है एबीसी फर्नीचर हाउस, तो एबीसी फर्नीचर हाउस का प्रोपराइटर है मिस्टर ए। ठीक है, प्रोपराइटर बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता, जो कुछ भी
हर उस चीज को मैं बोलूंगा कैपिटल। लेट्स सपोज मिस्टर ए जो प्रोपराइटर है एबीसी फर्नीचर हाउस का, इसने बिजनेस चलाने के लिए कैश लेकर आया ये 20 लाख रुपीस, 20 लाख लेकर आया। तो मैं बोलूं मिस्टर ए ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी बिजनेस में? 20 लाख। यानी कि एक प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी ले आए, जो कुछ भी, हर वो चीज क्या है? कैपिटल है। यहां पर 20 लाख का कैश ही कैपिटल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? कितनी सिंपल बात। बस बाबू, बस पहली टर्म खत्म भी हो, बस मैं इसका हल्का सा लेवल बढ़ा देता हूं आपको, ठीक है जी। और वो लेवल बढ़ेगा नहीं, मतलब ये तो मेरे दिल की तसल्ली है, मैं बोल रहा हूं। आप 1 मिनट में बता दोगे कैपिटल कितनी है, ठीक है जी। लो करता हूं इसका पार्ट नंबर 2। अभी लिखना कुछ नहीं है। लेट्स सपोज कि मिस्टर ए जो प्रोपराइटर है बिजनेस का, बेटा ये सिर्फ कैश ना लेकर आए, कैश के अलावा कुछ और भी लेकर आए तो क्या? मान लो ये कैश तो लाया सेम अमाउंट 20 lakhs, इसके घर पे ना कुछ फर्नीचर पड़ा है, डाइनिंग टेबल पड़ा है जो यूज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। इसने कहा ये भी दुकान में बेच देता हूँ, घर में तो कुछ और नहीं है इसका, पैकेट करके रखा हुआ है हमने, हम यूज ही नहीं करते उसको। तो ये क्या करा इसने घर से कुछ और फर्नीचर भी उठाया, डाइनिंग टेबल उठाया जिसकी वैल्यू है 30,000 रुपीज, ये भी ये बिजनेस में ले आया। कुछ इसके घर पे चेयर्स पड़ी हैं, वो भी बिल्कुल यूजलेस पड़ी थी, वो भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी, मान लो उनकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, ये भी ये ले आया बिजनेस में। तो मैं यहां पूछूं कि मिस्टर ए की कैपिटल जो उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करी वो कितनी अमाउंट है? तो कितनी अमाउंट है? 20 लाख एंड 40,000। क्या होती है कैपिटल? एक प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लेकर आया, डोंट फोकस ऑन द वर्ड कैश, सिर्फ कैश नहीं लाएगा जरूरी नहीं है, कुछ भी ला सकता है, जो कुछ भी लेकर आएगा वो सब क्या है बेटा? कैपिटल। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि यहां पर कैपिटल कितनी अमाउंट हुई बेटा? 20 lakhs and 40,000। कोई दिक्कत तो नहीं? सब कंफर्टेबल है मेरी लैंग्वेज में जो मैं बोल रहा हूं? सब समझ में आ रही है? मैंने अभी तक ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि आपको कोई परेशानी करूंगा, ठीक है ना? मैं कोई अकाउंट्स के भारी भरकम वर्ड फेंक के मार रहा हूं आपके ऊपर, बहुत स्लो चलेंगे, इजी करेंगे इस चीज को, पक्का से? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, पार्ट नंबर 3 भी कर देता हूं मैं कैपिटल का ही अभी, ठीक है जी। लास्ट पार्ट कैपिटल पर। बहु मिस्टर ए इस बार जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये कैश लेकर आया बहुत कम, जिसकी वैल्यू है सिर्फ 5 लाख रुपीज। इस बार इसने क्या करा, ये एक शॉप साथ में लेकर आ गया जिसकी वैल्यू 50 lakhs है, एज वेल एज बैंक बैलेंस उठाकर लेकर आ गया जिसकी कीमत 20 लाख है। बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 20 लाख, एक दुकान लेकर आ गया 50 लाख की और 5 लाख रुपए कैश लेके आया। मैं पूछूं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए कितनी है? 75 lakhs। सो सिंपल, बस इतना ही आसान है बेटा ये। मैंने तो पहले ही कहा था बाबू, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो आज आसान आसान बातें कराऊंगा, बच्चों की मौज आने वाली है बाबू। दूसरी अकाउंटिंग काम पर हम शिफ्ट कर रहे, एक इतनी सी थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई? इजी चल रहा है? चलो जी, अभी भी नोट करने का टाइम मिलेगा जब ये टर्म हो जाएगी, ठीक है? सेकंड टर्म के बाद नोट करने का टाइम मिलेगा आपको एक बार। बाबू सेकंड टर्म है अकाउंटेंसी की ड्राइंग्स। क्या नाम है बेटा? ड्राइंग्स। सुनने में अच्छा लगा? ये बोलिए ड्राइंग, ठीक है? क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है आप समझना। बाबू मिस्टर ए जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ इसको क्या बोलूंगा टेक्निकल भाषा में? बाबू इसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, ठीक है ना? प्रॉप लिख के डॉट ऐसा कुछ नहीं यूज करना, ठीक है? क्या बोलेंगे? प्रोपराइटर।
इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करा। लेट्स सपोज ये सिर्फ कैश लेकर आया, कैश जिसकी वैल्यू है 20 लाख। मैं बोलूं कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए इज डैश अमाउंट, कितनी? 20 लाख। सबको क्लियर है बात? बाबू ये 20 लाख रुपए लेकर आया, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर डेट को, लेट्स सपोज हम बात करते हैं 15th ऑफ मार्च 2024 को। ये अमाउंट इसने कंट्रीब्यूट करी मिस्टर ए ने। लेकिन पूरे 2 महीने के बाद 15th ऑफ मई 2024 को मिस्टर ए के परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और जितना घर में कैश था वो सब खत्म हो जाता है और मिस्टर ए परेशान दुकान पर आता है कि मैंने 20 लाख डाले थे। दुकान से 5 लाख रुपए उठाता है और ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, पैसा लगा देता है। यानी कि वो फैमिली में जो मेडिकल इमरजेंसी थी वो 5 लाख रुपए बिजनेस में से निकाल के मीट आउट कर दी जाती है। ठीक है जी। बाबू ड्रॉइंग्स क्या होता है? इसने ये 5 लाख रुपीस विड्रॉ कर लिए फॉर द पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा? बिजनेस से हम जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं फॉर द पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। बिजनेस से जो कुछ भी आप निकाल लेते हो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, उसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक बात समझ में आ रही है? अब समझदारों के लिए एक क्वेश्चन, पेशेंस के साथ सुनना, पेशेंस के साथ रिप्लाई करना। मिस्टर ए जो बिजनेस का प्रोपराइटर है इस केस में, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 20 लाख रुपीस से। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो अमाउंट लेकर आया था उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। जब उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई और उसने बिजनेस से 5 लाख रुपए निकाल लिए फॉर द पर्सनल यूज, इस टर्म को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मुझे एक बात बताना, ये जो पर्सनल यूज के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, इसके बाद बिजनेस में मिस्टर ए की कैपिटल कितनी बची? कितनी बची? पक्की बात? ये सब मानते हैं, जिसने मुंह से बोला वो भी और जिसने सब सुना वो भी। अब बिजनेस में पैसे कितने बचे हैं कैपिटल के? 15 लाख। पक्की बात? कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं इस बात में? मैं एक टर्म लिख रहा हूं टेक्निकल, मैं इसका 20 बार इस्तेमाल कर दूंगा पहले महीने में। ठीक है जी। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। 15 लाख सब मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं ना? 15 लाख ही बचे बिजनेस में कैपिटल। पक्की बात? तो अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, ड्रॉइंग्स। थोड़ी देर बाद ये मत कहना ही कहां से आया भैया, ये नहीं पता मेरे को। ठीक है। तो मैं एक बात लेकर जा रहा हूं, ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। क्या मैंने बात सही लिखी? ड्रॉइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल को कम कर देती है। कमी तो करी ड्रॉइंग्स ने। कैपिटल मेरी 20 लाख थी, ड्रॉइंग्स करने के बाद कैपिटल 15 लाख बची। ड्रॉइंग्स ने कैपिटल कमी तो करी। वही बात जो आपने बताई मैंने वो टेक्निकल भाषा में लिख दी, 3 ही वर्ड लिखे। और पूरे इस चैप्टर में शायद मैं ये 3 वर्ड ही लिखूंगा मैटर के तौर पर, बाकी सब आपसे ही लिखवाऊंगा। ठीक है पुत्र? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। अब सुनो जी एक बात, अब कल से आप ये मुझे रोज याद कराओगे। मैं कोशिश करूंगा रोज आपको एक बात बता सकूं। मतलब बैच में जो हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी बिजनेस सीखो वो तो पढ़ेंगे। मुझे ना बहुत शौक है 11th क्लास में जब बच्चे आते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बताने का, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चल रहा है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा बात बतानी है मुझे। ठीक है, रोज आप याद कराओगे शुरू के बैच के 10-15 मिनट के बाद कि भैया आज एक एक्स्ट्रा बात मुझे बहुत देर हुई। ठीक है, कोशिश करेंगे 360 दिन में 360 बातें आपको नहीं बता सके। ठीक है, जो आपने शायद कभी सुनी ना हो। ठीक है, तो अब एक एक्स्ट्रा बात आज अभी कर देता हूं टॉपिक से हटकर। बाबू इंग्लिश लैंग्वेज में एक बड़ी खासियत है, शायद किसी ने नोटिस की भी हो, शायद किसी ने नहीं भी की भी हो। अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है विद क्यू या किसी वर्ड के बीच में भी कहीं पर वर्ड आ जाता है क्यू,
अगर वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी पार्ट है, मतलब किसी भी डिक्शनरी का पार्ट है, तो हमेशा क्यू के बाद एक बात फिक्स है कि यू ही आएगा, हमेशा हमेशा। सोच कर देख लो अपनी जिंदगी में आपने जितने वर्ड क्यू से सुने हो या बीच में क्यू आया हो किसी वर्ड के, हमेशा यू आएगा क्यू के बाद। कोई है वर्ड ऐसा जिसमें क्यू के बाद यू नहीं आया है? क्या है? ना, डिक्शनरी का भी पार्ट होना चाहिए वर्ड। है डिक्शनरी में वर्ड? क्या वर्ड है? तनिष्क। तनिष्का डिक्शनरी में वर्ड आता है? तनिष्का ये तो नाम है, डिक्शनरी में कहां से लिखा होगा यार? कैसी बात कर रही है? नहीं, नाम डिक्शनरी में तो नहीं होते, मनीष लिखा नहीं हुआ डिक्शनरी में। चलो जी, मेरी तरफ देखना, वैसा सोचना क्या कोई वर्ड है ऐसा? मैं नहीं ढूंढ पाया, शायद आप ढूंढ पाओ। बाबू, मैं एक बात कर रहा हूं अब थर्ड टर्मिनोलॉजी की। बेटा टर्मिनोलॉजी का मैंने एक नाम लिखा है लाइबिलिटीज, ठीक है? प्लूरल सेंस लिखी है, अगर सिंगुलर सेंस में बोलना हो तो लाइबिलिटी बोल सकते, ठीक है? तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। अब यहां से थोड़ी सी मैंने भारी टर्म उठा ली है, और मैं ज्यादा नहीं कराने वाला आज आपको, ठीक है? मेरी चर्चा सिर्फ 4 ही टर्म पे रहेगी, बहुत परेशान नहीं कर सकता मैं आपको, ठीक है जी? और आज आपकी जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो मेरी जल्दी छुट्टी थोड़ी अलग होती है, वो पता लग जाएगा कितने बजे होगी। बाबू, एक भारी भरकम टर्म है लाइबिलिटीज। बेटा लाइबिलिटी का इजी सेंस में बोलना चाहूं तो बेटा आप बोल सकते हो बर्डन, ऑब्लिगेशंस, या बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर बेटा ये जो जितनी भी मैंने टर्म लिखी हैं, ये कोई भी अकाउंट्स की टर्म नहीं है। ना तो मैं अकाउंट्स के हिसाब से बर्डन, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकता हूं। अकाउंट्स के हिसाब से तो मुझे लाइबिलिटीज ही बोलना है, ठीक है? ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने टर्म लिखी। तो वो लाइबिलिटीज क्या है बेटा? मेरी सिर दर्दियां जो मैं लेकर बैठ गया हूं बिजनेस की वजह से, समझ में आ रहा है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी ऑब्लिगेशंस, जैसे कि अगर बेटा मेरे बिजनेस ने एक बैंक लोन ले लिया है, तो अब मेरे सर पे बहुत बहुत बड़ा बर्डन है कि इस बैंक लोन को मुझे कभी ना कभी वापस करना है। यानी कि बैंक लोन क्या हुआ इस केस में? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, किसी को फ्यूचर में पे करने की ऑब्लिगेशन, मेरी सिरदर्दियां। अगर मैं एक बैंक लोन ले चुका हूं तो आपको नहीं लगता एक सिरदर्दी आ चुकी है? आज नहीं तो कल कभी तो वापस करोगे भैया, ब्याज भी दोगे उस पर। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? बेटा लाइबिलिटीज दो तरीके की हो सकती हैं। मैंने बोला है कि ये टर्म थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा पेस को कम करूं, आराम से सुनना। लाइबिलिटीज दो तरीके की हो सकती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और बेटा करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या होता है जी? करंट लायबिलिटी। और ये क्या होता है जी? नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ समझ आ रहा है नाम से? इंग्लिश के हिसाब से करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब हाँ जो अभी है, जो बिल्कुल अभी है। अब अगर टेक्निकली चला जाऊं तो अकाउंट्स के हिसाब से करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ। हर वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर पे करने वाले हो, हर उस लाइबिलिटी को मैं बोलने वाला हूं करंट लाइबिलिटी। कि ये तो बस करंट में ही पे हो जाएगी, अभी पे हो जाएगी, बस इसी साल में तो पे हो जाएगी। और हर वो लाइबिलिटी जो एक साल के बाद पे होगी, उसको हम बोलने वाले हैं नॉन करंट लाइबिलिटी।
कितनी सिंपल बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं आपसे यही बोलूं, अब बच्चे कह सकते हैं कि एक एग्जांपल बता दो। अभी एग्जांपल एक दूंगा, कल के दिन शायद एक और ऐड कर दूंगा करंट और नॉन करंट पे, और बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ऐड। एक टाइम आएगा जब हम साल खत्म कर रहे होंगे तो करंट और नॉन करंट 20 15 20 तो पता होंगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत स्लो चलेंगे, अभी तो कुछ जानते नहीं हम अकाउंट्स के बारे में। अभी तो दो टर्म जानी है हमने, एक कैपिटल और एक ड्रॉइंग्स, ठीक है ना जी। और तीसरी अब लाइबिलिटीज तो पड़ेगा। बाबू करंट लाइबिलिटी क्या है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इस 12 महीने में पे करनी ही करनी है, देना ही पड़ेगा पैसा तो वापस, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक लोन लिया फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए बैंक से लोन लिया, 6 महीने में पे कर दोगे ना, साल से तो पहले ही पे कर दोगे, तो करंट ही तो हुई लाइबिलिटी। और नॉन करंट, उसका भी बेस्ट एग्जांपल है बैंक लोन फॉर 10 ईयर्स, 1 साल के तो बाद ही पे कर रहा हूं। बैंक लोन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया। या थर्ड पार्टी लोन फॉर द 3 ईयर्स, मैंने पीयूष से लोन ले लिया 10 लाख रुपए 3 साल के लिए, 3 साल के बाद देना है पीयूष को। भैया मैं फ्री, फिलहाल तो बहुत फ्री हूं, हाल ही में करंट में तो नहीं पे कर रहा, तो इसी को मैं बोल रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? लिखना शुरू करें? एक काम करो, पहला पेज छोड़ दो फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है। थर्ड टर्म मैं भी अभी लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिख लो। नोट डाउन करो बेटा। तो अभी आप नोट डाउन कर रहे हो ड्राइंग्स और कैपिटल, सबसे पहली टर्म। चलो नोट डाउन करो कैपिटल। तो ड्राइंग्स नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाएंगे। इस बेटा कोट को हाईलाइट ही रखना, ठीक है ना, ये बहुत काम आने वाली है आपके। तो वो फोर्थ टर्म स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता 3 टर्म है किसी की कोई प्रॉब्लम बची है, कुछ बचा है तो बताओ। कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटी सब क्लियर? पक्की बात, कल सुनाना भैया, कल आते ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। नॉन करंट लाइबिलिटी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी हर वो लाइबिलिटी है जो 12 महीने के बाद पे होगी। जो 12 महीने के अंदर अंदर पे होगी उसे क्या कहेंगे? करंट में पे करनी है, तो इसे साल में पे करनी है। जो तो जो 12 महीने के अंदर अंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सुन लो भैया, सारे क्वेश्चन सुन लो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आपने एक सेलफोन लिया, वैल्यूइंग रुपीज 60,000,
और ईएमआई डिसाइडेड हुई 2000 पर मंथ, ठीक है। 2000 पर मंथ आपको देना है फॉर 30 मंथ्स, ऐसे आप ये 60,000 पे करने वाले हो, ठीक है। तो वो जो 12 महीने के अंदर अंदर पे होगी लाइबिलिटी, समझदार को इशारा काफी, 2,000 रुपये महीना दोगे, 12 महीने के अंदर अंदर पे होगी, ये तो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। और बाकी जो 18 महीने की किस्तें हैं वो 12 महीने के बाद अराइज होंगी, तो ये है नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी एग्जांपल में करंट लाइबिलिटी हो गई 24,000 और नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई 36,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके? बढ़ाएं बात को आगे? भाई इतना गुस्सा क्यों कर रही है, आसान है टॉपिक तो। चलो लो उत्तर बाबू। नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। अरे लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, छोड़ दो मेरी तरफ देखो, लिखवाएंगे लिखवाएंगे, टेंशन किस बात की बाबू। नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स, ठीक है। एसेट कोई नहीं बोलेगा, एसेट्स ही बोलेंगे, ठीक है बाबू। एसेट्स क्या होती हैं? जैसे मैंने लाइबिलिटी के लिए 3 सिंपल वर्ड इस्तेमाल करे, बर्डन सोच लो, ऑब्लिगेशन सोच लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच लो, पर टेक्निकली हम क्या बोलेंगे? वो लाइबिलिटीज ही बोलेंगे। अकाउंट्स की भाषा नहीं है बर्डन, ठीक है। ऐसे ही बेटा एसेट्स के लिए मैं 2 वर्ड यूज करता हूं, सबसे इजी वर्ड जो आपको पूरी जिंदगी याद रह सकता है, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज लिख लो, प्लूरल सेंस में लिखना चाहो प्रॉपर्टीज। बिजनेस ने कितनी प्रॉपर्टीज खड़ी कर ली हैं बेटा, वही बिजनेस की एसेट्स है, सबसे आसान वर्ड। साथ ही साथ एक और वर्ड भी मैं ऐड कर देता हूं, कुछ लोग बेटा एसेट्स को बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ये वही इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं जो या तो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है या बिजनेस को प्रॉफिट कमा कर देता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एसेट्स क्या है? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेस जिनके बिना बिजनेस चल नहीं सकता, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, या बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देते हैं। दोनों में से एक भी सिचुएशन है तो एसेट है। अगर कोई चीज बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना बिजनेस ही नहीं चल सकता, वो भी एसेट है। अगर कोई चीज बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देगी तो वो भी बिजनेस के लिए एसेट ही है, ठीक है जी। मैं पेस को थोड़ा और कम कर रहा हूं क्योंकि एसेट्स में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। ऐसा भी हो सकता है कि आज पूरा भी ना, ठीक है, कोशिश करते हैं पूरा करने की, नहीं भी होगा कोई टेंशन, ठीक है बाबू। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लाइबिलिटीज 2 तरीके की हैं, नाम बताना, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे ही बेटा एसेट्स भी 2 तरीके की हैं, गैस कर सकते हो बहुत इजीली बाबू। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स कोई लिख नहीं रहा बेटा, सब समझने पे ध्यान दे रहे। और दूसरी बेटा करंट एसेट्स। अब बाबू वहां तो डेफिनेशन में बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, तो करंट हो गई, जो आफ्टर 12 मंथ अराइज होंगी वो नॉन करंट हो गई। तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, ये भी समझनी, बहुत अच्छे से समझनी है। मैं एक बात लिखूंगा यहाँ पर, शायद बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। which is to be converted into cash within 12 months। बाबू हर उस चीज को मैं करंट एसेट्स बोलने वाला हूं बिजनेस में जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लग गए होंगे, बल्कि क्वेश्चन ने तो बहुत सारी छलांग मार दी होंगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन उठने लग गया होगा, घबराओ नहीं, एग्जाम्पल आएगा 5 मिनट 7 मिनट के बाद आएगा, एग्जाम्पल पक्का आएगा, रुको अभी पेशेंस रखो, ठीक है बाबू। अभी मैं क्या बता रहा हूं, एसेट्स क्या है? सबसे आसान वर्ड एसेट्स के लिए जो सोच सकते हो मन में, वो है बेटा बिजनेस की प्रॉपर्टीज या इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी हैं,
या बिजनेस को प्रॉफिट बना कर देंगे, प्रॉफिट कमा कर देंगे, हर उस चीज को मैं एसेट बोल सकता हूं। ठीक है, एसेट्स दो तरीके की है, दो कैटेगरी एसेट्स की, वन इज करंट एसेट्स एंड अदर वन इज नॉन करंट। बाबू करंट एसेट्स क्या, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे मैं बोलूंगा करंट एसेट्स। तो नॉन करंट क्या है बाबू, नॉन करंट वो एसेट्स है जो बिजनेस में कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, या होगी तो बहुत लॉन्ग टर्म में होगी। मैं करंट एसेट्स के लिए दो अलग अलग बातें यूज करूंगा, आराम से सुनना। इकोनॉमिक रिसोर्सेस वाली दो बातें अभी चाहे दिमाग से निकाल दो, पर मैं यहां दो बातें बोलने वाला हूं, आराम से सुनना। ठीक है जी, बहुत पेशेंस के साथ, और ऐसा हो सकता है दो बातें करके हम माइंड अप भी कर दें आज का। आराम से सुनना। एसेट्स की कितनी कैटेगरी है बोलो फटाफट से। करंट और नॉन करंट, मैं ऊपर वाली बात ही नहीं बोल रहा, मैं चाहता ही नहीं वो भी रिटेन रखो, अब नीचे वाली बात रिटेन रखो। एसेट्स की दो कैटेगरी है, कौन कौन सी, करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट्स क्या है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, हर उस चीज को मैं करंट एसेट्स बोलने लगूंगा। तो नॉन करंट क्या है, जो या तो कैश में कन्वर्ट होएगी नहीं, या होएगी तो बड़े बहुत लॉन्ग रन में होने वाली है। ठीक है जी, अब सुनना दो बातें जो मैं करंट एसेट्स के लिए बोलने वाला, सॉरी नॉन करंट के लिए बोलने वाला। नॉन करंट एसेट्स पता है मैं किसको बोलता हूं, ये या तो बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है फॉर मोर देन 1 ईयर, या तो ये बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, या ये बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देती हैं आफ्टर 1 ईयर। सुन लो बेटा, दो बातें करंट नॉन करंट एसेट्स के लिए, मिस्टी ऐसे नहीं, इतने गंदे गंदी शक्ल बनाएगी, मुझे कहां याद रहेगा फिर कुछ। तो वो नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, या तो बिजनेस में रिक्वायर्ड है फॉर मोर देन 1 ईयर, बिजनेस में इनकी जरूरत 1 साल से ज्यादा के लिए, तो अभी तो बोल रहे नॉन करंट, इनका करंट में कुछ नहीं होने वाला, बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, या बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देंगी, कमाई करा के देंगी, पर कमाई करा के देंगी 1 साल के बाद, जल्दी नहीं कमाई करा के देंगी। दो ही इस्तेमाल हो सकते हैं नॉन करंट एसेट्स के, या तो रिक्वायर्ड है बिजनेस में फॉर मोर देन 1 ईयर, या बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देंगी लेकिन आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा हूं मैं, दो बातें एक बार और बोल दो। या तो बिजनेस में रिक्वायर्ड है फॉर मोर देन 1 ईयर, या बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देंगी, ठीक ठाक पैसा कमा के देंगी, लेकिन देंगी 1 साल के बाद, 1 साल में कुछ नहीं होने वाला, जिसका 1 साल में कुछ होना था वो करंट एसेट है। ठीक है, अब सुनना आराम से मेरी बात को बाबू, मैं दो बातें बोल रहा था नॉन करंट एसेट्स के लिए। जो मैं पहली बात बोल रहा था, नॉन करंट एसेट्स के दो ही टाइप हैं, जो मैं पहली बात बोल रहा था वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स दो तरीके की होती हैं, वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर वन इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सुनना बेटा, क्या बोल रहा था, दो बातें, या तो ये बिजनेस में रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जो भी एसेट्स बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है फॉर मोर देन 1 ईयर, उनको मैं बोलता हूं फिक्स्ड एसेट्स, या बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देती हैं, पर रिटर्न कब जनरेट करके देती हैं, 1 साल के बाद देती हैं, इनको मैं बोल रहा हूं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, बस इससे ज्यादा मैंने आज कुछ नहीं कराना, इनके एग्जाम्पल कराने हैं, ठीक से रिवाइज कराना है और पैकअप। ठीक है, अब कोई गुस्सा ना करे, प्यार भरी शक्लें दिखाओ, स्माइल। ठीक है, बेचारे इतने होपलेस हो गया पहले दिन, किसने कहा पढ़ने को, टेंशन है लेना, घर जाके मस्ती करना, क्या करना ही है, अकाउंट्स है क्या तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। ठीक है जी, अब आराम से सुनो बाबू, नॉन करंट एसेट्स दो इस्तेमाल है, या तो बिजनेस में रिक्वायर्ड है फॉर मोर देन 1 ईयर, उन्हें बोलूंगा फिक्स एसेट्स, या बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देती है लेकिन कमाई कब करके आके देती हैं, 1 साल के बाद देती है, उन्हें बोलूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी, वो फिक्स्ड एसेट्स के बच्चे कह रहे एग्जांपल बता दो यार, समझ नहीं आ रहा यार, गोल गोल घूम ही जा रहे हो। अच्छा बेटा, ऐसी बात, लो सुन बाबू, लैंड एंड बिल्डिंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा
आपके फादर ने एक नया बिजनेस शुरू करा, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने एक शॉप बाय करी। बाबू आप सिंपल भाषा में शॉप बोलोगे, अकाउंट्स की भाषा में हम उसको बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। क्या ये शॉप आप एक साल भर में बेच दोगे क्या? अरे भैया बिजनेस करने के लिए शॉप ली है, ये कौन बेचेगा एक साल में? इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। और ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए फॉर 60 ईयर्स और 70 ईयर्स। 3 3 जनरेशन धंधा कर रही होती है एक ही दुकान पे फॉर 100 ईयर्स। मानते हो? क्या फिक्स्ड एसेट्स बेचने के लिए लेता है कोई? ना बेटा, नॉट फॉर सेल। इसका पर्पस कभी भी बेचना नहीं होता। देखो मैंने क्या बोला, काम की बात सुनना। मैंने क्या बोला? फिक्स्ड एसेट्स का पर्पस सेल नहीं होता, मजबूरी में बेची जा सकती है। दुकान धंधा करने के लिए ली, बेचने के लिए तो नहीं, पर मजबूरी हुई तो दुकान बेची जा सकती है जी, बेची जा सकती है, पर पर्पस इज नॉट सेल। पर्पस तो बेचना नहीं था। सेम वे अगर मैंने वो दुकान खरीदी है और उस पे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मैंने फर्नीचर लगाया या फिटिंग्स कराई, सर खुद बताना बड़े ईमानदारी के साथ, क्या ये मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा 3 महीने बाद बेच दूं? इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। आपको भी पता दुकान की फर्नीचर का कुछ नहीं बिगड़ता। बहुत सारे लोग बिजनेस फैमिली से बैठे हैं, पता है ना दुकान पे फिटिंग कितने कितने साल चल जाती है, 10 10 साल चल जाती है, कुछ नहीं बिगड़ता। और बिगड़ भी रहा हो तो कई चीजें तो हम इग्नोर करते हैं, चलो 2 साल और खींच देंगे इसको। इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लो एक और बात कर देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कोई कमी ना रहे एग्जाम्पल में। प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी का बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं अपने धंधे के हिसाब से। भाई मेरे लिए तो ये कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे लिए तो ये मशीनरी है। इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। द पर्पस इज नॉट सेल। मैंने कोई कंप्यूटर बेचने के लिए तो नहीं खरीदा। पर्पस इज नॉट सेल। मजबूरी हुई, खराब हुआ 5 साल के बाद, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी तो शायद बेच दूंगा, पर पर्पस तो बेचना नहीं था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? हाँ जी सर। हाँ हाँ, तो आएगा तो फिक्स एसेट्स में ही। आप खुद सोचो, पहले दिन मुझे पता था ये कन्वर्ट होगा। मैं करंट एसेट्स ऐसी बताऊंगा जिसमें आपको पहले दिन ही पता होगा कि 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होगी। यहां तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो बेचने के लिए खरीदा ही नहीं। इसको तो मैं पहले दिन से ही फिक्स एसेट्स ही रिकॉर्ड करूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मेरे लिए फर्नीचर सोचो, क्या ये मैंने बेचने के लिए खरीदा है? भैया मैंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए खरीदा, मैं क्यों बेचूंगा इसको? तो पर्पस इज नॉट सही। पर अगर मैं सोचो कहीं पर नया सेंटर बनाऊं और नई फर्नीचर फिटिंग करा दूं तो इसको बेच लूं, तो बेच सकता तो हूं, पर पर्पस बेचना नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। इसमें कई कुर्सियां ऐसी भी पड़ी हुई हैं जो मैंने पहला बैच पढ़ाया था तब ली थी, और वो पढ़ाया था 10 साल पहले। ऐसी भी पड़ी हुई हैं कई चेयर्स मेरे पास। अब आप सोच लो, इट इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एक आखिरी बात, फिर हम माइंड अप करते हैं। आपको 10 मिनट का ब्रेक भी देना है एज पर प्रॉमिस। बाबू अभी बहुत देर होगी, इसका एग्जांपल नहीं आया और दिमाग में टेंशन दे रखी है, अरे करंट एसेट्स क्या होती है, व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉरी व्हिच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। बात तो समझ में आती है, जो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो करंट है। अब एक बात बोलने जा रहा हूं, आराम से सुनना। बाबू कोई भी चीज अपने नाम से ना तो करंट एसेट होगी ना ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। अपने नाम से नहीं होगी, अपने काम से होगी। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी चीज करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपने नाम से नहीं बनेगी, बनेगी अपने काम से, अपने यूसेज से बनेगी बेटा। करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता देता हूं। मैं 4 एग्जांपल 5 एग्जांपल दे सकता हूं जो दोनों जगह पे सेम है।
बिल्कुल सेम है। फिर मैं बोलूंगा वही बात कि अपनी यूसेज से देखना, उसके यूसेज से देखना कि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है या करंट एसेट्स है, उसके नाम से मत देखना। मैं एक बात बोलता हूं आपको, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर बाय कर लिए, और जिस दिन मैंने बाय करा उस दिन मुझे पता मैंने 6 महीने में बेच देने हैं। वो क्या है? वो करंट एसेट्स है। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, मतलब 6 महीने में ही बेच रहा हूं, 6 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। करंट एसेट है कि नहीं? और आप सुनना मेरी बात, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे पर मुझे पता है मैंने 2 साल तक भी नहीं बेचने, तो वो क्या है? वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके देती हैं, कमा कर देती हैं, पर 1 साल के बाद देती हैं। अब एग्जांपल क्या है? दोनों जगह पे एग्जांपल सेम है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक ही एग्जांपल दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट इन शेयर अपने नाम से बता सकते हो आप करंट एसेट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? नहीं। आप मुझसे क्वेश्चन क्या पूछोगे? भैया ये बताओ 12 महीने के अंदर अंदर बेचोगे कि नहीं? मैंने कह दी थी बेचूंगा, आप कहोगे करंट एसेट है। आपने मुझसे पूछा बेचोगे कि नहीं, मैंने कहा नहीं बेचता, आपने कहोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो नाम से तो नहीं कोई चीज बनी करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। किससे बनी? अपने इस्तेमाल से बनी। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लो, ऐसे कैसे छोड़ते हैं हम आपको बाबू। बाबू मैंने एक फ्लैट बाय कर लिया इन मुंबई। अब मैंने सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी, क्या आप डिसाइड कर सकते हो ये करंट एसेट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? कभी भी नहीं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने फ्लैट बाय किया, मैं 8 महीने में बेच दूंगा। अब बताओ क्या? करंट एसेट्स। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 मंथ। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैंने फ्लैट बाय करा, मैं 5 साल तक बेचने का कोई विचार नहीं है, तो ये क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को रिटर्न कमा कर देंगी और बढ़िया पैसा कमा लोगे 5 साल में। बिजनेस को रिटर्न कमा कर देती हैं, पर कब देती हैं? 1 साल के बाद देती हैं। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्का से? तो बाबू अगर अब मुझे इसमें एग्जाम्पल लिखना है तो देखो मैं यही लिख रहा हूं, और फिर आपको लिखने का मौका भी दूंगा। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन कुछ भी समझ लो, फ्लैट या हाउस, कुछ भी। सेम एग्जाम्पल कट कॉपी पेस्ट यहां लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया यूसेज है सब कुछ। नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है सब कुछ। ठीक है ना? नाम की बात तो यह, चलो एक एक्स्ट्रा बात याद आ गई तो मैं एक और बता देता हूं आपको। नाम की बात तो यह बेटा, दैट ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई लिसन हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ फॉरेन ब्रांड। मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था जब मैंने सुना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक फॉरेन ब्रांड है एंड पीटर इंग्लैंड इज अ इंडियन वन। नाम से कुछ नहीं होता, नाम में हिंदुस्तान है पर ब्रांड फॉरेन का, नाम में इंग्लैंड है लेकिन वो ब्रांड इंडिया का है। ठीक है ना? तो नाम से कुछ नहीं होता बेटा, इस्तेमाल से होता है, उसका यूसेज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।